हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस श्रृंखला में वायुदाब और पवनों से संबंधित प्रश्न है वो है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये आप प्रश्न देखें तो 25 है, लेकिन लगभग 100 प्रश्नों से भी अधिक की जानकारी है वो आपको इसमें मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, सर्वाधिक वायुदाब होता है, यानी सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? मैदानी भागों में, बर्फीले भागों में, सागर तल में या पर्वतीय भाग में? तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो वायुदाब होता है वो सागर तल में होता है, जो सामान्यतः पारे की 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के या फिर 29.92 इंच के अथवा 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो वायुदाब होता है वह सागर तल पे होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर द्वारा मापा गया 1 मिलीबार दाब है, यानी बैरोमीटर है वो वायुदाब मापने का यंत्र है, उससे 1 मिलीबार जो दाब होता है वो कितना होता है? पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर, 1 वर्ग सेमी पर 1 ग्राम भार के बराबर, 1013.55 जो ग्राम, या फिर ये सारे सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 1 ग्राम भार होता है वह 1 वर्ग सेमी स्क्वायर, यानी 1 वर्ग सेमी पर 1 ग्राम भार के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जितना 1 ग्राम भार का वजन होता है, 1 ग्राम भार जो वजन डालता है उसके बराबर है वो 1 मिलीबार का दाब है वो होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग कितना दाब कम हो जाता है? फ्रेंड्स, ऊंचाई के साथ दाब है वो घटता है। यदि हम 300 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो कितना दाब कम हो जाता है? 1 मिलीबार, 30 मिलीबार, 34 मिलीबार या 56 मिलीबार? तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये दाब की इकाई है वो बढ़ती घटती जाती है। वैसे सामान्यतः 10 मीटर पर 1 मिलीबार कम होता है, लेकिन औसत दाब निकालते हैं तो 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार दाब है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, वैसे 10 जो मीटर है उस पर 1 मिलीबार कम होता है, उस हिसाब से 30 मिलीबार कम होना चाहिए, लेकिन यह दाब के घटने की प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है ऊंचाई के अनुसार पर, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार दाब है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोन के अनुसार डोलड्रम को कितने क्षेत्र हैं? डोलड्रम एक ऐसी पेटी है जो शांत वायुमंडल यहाँ पर रहता है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री पर। इसे निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। डोलड्रम है वो एक तापजन्य पेटी है, एक शांत क्षेत्र है। फ्लोन जो कि एक विद्वान थे, उन्होंने बताया कि डोलड्रम में इतने क्षेत्र हैं वो रखे जा सकते हैं, तो उनके अनुसार हमें बताना है कि 4 है, 6 है, 7 है या 3 है। तो आपको ध्यान में रखना है, फ्लोन के अनुसार 3 क्षेत्र है। नंबर 1 जो क्षेत्र है वो है पूर्वी अफ्रीका से प्रशांत तक। नंबर जो 2 क्षेत्र है वो है भूमध्य रेखीय अफ्रीका का पश्चिमी किनारा, और तीसरा है भूमध्य रेखीय मध्य अमेरिका का पश्चिमी किनारा। तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोन के अनुसार डोलड्रम के 3 क्षेत्र है वो आते हैं। तो फ्लोन के अनुसार डोलड्रम के 3 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब पेटियों के स्थल और जल पर प्रभाव का प्रदर्शन किसने किया? वायुदाब पेटियों के जल एवं स्थल पर प्रभाव का जो प्रदर्शन है वो किसने किया, ये आपको बताना है। तो पहला उत्तर है ये फ्लोन है, मिसप्रिंट हो गया, फ्लोन, हेटनर, फेरल और हेडले। तो आपको उत्तर बताना है कि किसने जो है वो पहला वर्णन है वो किया है इनके प्रभाव का। तो फ्रेंड्स, फ्लोन ने तो जो है डोलड्रम के 3 क्षेत्र बताए हैं। फेरल और हेडले ने अपने कोस्ट यानी सेल के बारे में बताया है, जबकि हेटनर एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने जलवायु संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया था, और इन्होंने ही
वायुदा पेटियों के स्थल और जल पर प्रभाव का प्रदर्शन है वो किया था। व्यापारिक पवनें किस मौसम में अधिक व्यवस्थित होती है? आपके प्रश्न है कि व्यापारिक पवनें हैं वो किस मौसम में अधिक व्यवस्थित होती है? व्यापारिक पवनें फ्रेंड्स जो है वह भूमध्य रेखा जो निम्न दाब पेटी है और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है उन दोनों के मध्य में चलती है। तो ये जो पेटियां हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पेटियां हैं वो शीतकाल में अधिक, ग्रीष्म काल में नहीं, वर्षा काल में नहीं, बसंत काल में नहीं, बल्कि शीतकाल में जो है वो अधिक व्यवस्थित होती है। गरजता चालीसा, चीखता साठा, प्रचंड पचासा आदि नाम किसने दिए? फ्रेंड्स उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, वहां पर पहले क्या होता था, वायुदाब है वो ज्यादा होने की वजह से जो नाविक यात्रा करते थे वो अपने साथ हैं वो कई घोड़े वगैरह ले जाते थे, उन्हें समुद्र में फेंक दिया करते थे। तो वो अश्व अक्षांश के निकट ऐसा होता था और उन्हीं अक्षांशों के पास जो आंधियां वगैरह हवाएं भी चलती है जिन्हें गरजता चालीसा, चीखता साठा, प्रचंड पचासा आदि नाम है वो दिए जाते हैं। ये जो पेटियां पाई जाती है इनको इस नाम से जाना जाता है, ये पछुआ पवनों के चलने की वजह से होता है। ऐसे नाम है वो इनको किसने दिए? पावेल ने, स्थानीय लोगों ने, डेविस ने या नाविकों ने? तो ये जो नाम है गरजता चालीसा, चीखता साठा, प्रचंड पचासा ये नाविकों ने दिए थे। तो हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे नाम है वो नाविकों ने दिए थे। वो नाव चलाते जाते थे, जब उन्हें परेशानी होती थी तो उन्होंने ऐसे नाम है वो इन चित्रों को दिए थे। अब आपको अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कौन सा नहीं है? चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी पश्चिमी अमेरिका। तो फ्रेंड्स चीन भी आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग भी आता है, ऑस्ट्रेलिया का भाग भी आता है और उत्तरी पश्चिमी अमेरिका। तो फ्रेंड्स अमेरिका का भाग आता है लेकिन उत्तरी पश्चिमी अमेरिका नहीं आता, बल्कि दक्षिणी पूर्वी अमेरिका आता है। इसलिए इसका उत्तर होगा उत्तरी पश्चिमी अमेरिका है वो मानसूनी जलवायु का प्रदेश नहीं है। इसका उत्तर होगा उत्तरी पश्चिमी अमेरिका। भारतीय मानसून की तापीय विभेदन की संकल्पना किसने दी थी? यानी भारतीय मानसून की जो तापीय विभेदन की संकल्पना है वो किसने दी थी? मानसून की उत्पत्ति संबंधी कई संकल्पनाएं हैं, तो तापीय विभेदन की संकल्पना आपको बताना है किसने दी थी। फ्लोन ने, हेले ने, फेरल ने, हेडले ने। तो ये जो संकल्पना है वह हेले ने दी थी। भारतीय मानसून की तापीय विभेदन की संकल्पना है वो हेले ने दी थी, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से आपको बताना है ये हवाएं हैं, कौन सी हवाएं सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, जी हाँ फ्रेंड्स, चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। यह शुष्क और गर्म हवा है। यह एडियोबैटिक विधि से ठंडी होती है, शीतकाल में प्रवाहित होती है जिसकी वजह से बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इसको हिमभक्षिणी भी कहते हैं। सांता आना संयुक्त राज्य अमेरिका। जी फ्रेंड्स, यूएसए के दक्षिणी भाग में चलती है, कैलिफोर्निया में, जिसे सांता आना कहा जाता है। यह भी एक गर्म हवा होती है, ऐसी गर्म होती है कि सांस लेना कठिन हो जाता है। जापान में इसको यामो कहते हैं और अर्जेंटीना में जोंडो कहते हैं। तीसरी है ट्रेमाट्रेन, ट्रेमोट्रेन मध्य यूरोप, ये भी सही है, यह मध्य यूरोप की गर्म हवा है। सिस्टन फ्रेंड्स ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिस्टन है वो इराक में नहीं चलती बल्कि पूर्वी ईरान के सिस्तान प्रांत में चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 120 दिन की हवा किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर चारों हवाओं के बारे में पढ़ा है, इसमें जो सिस्टन हवा है उसे 120 दिन की हवा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गर्म हवा नहीं है? बाग्यू,
22, बर्ग, हरमटन। तो फ्रेंड्स बाग्यो जो है इसका सही उत्तर है, नहीं, बाग्यो जो है वो फिलिपाइन द्वीप समूह के अंदर चलने वाली गर्म हवा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो फिलिपाइन में चलती है, जबकि जो 22 है वो फ्रांस की ठंडी हवा है। 22 है वो फ्रांस की ठंडी हवा है, तो इसका उत्तर 22 होगा। जबकि जो बर्ग है वह दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा है, और जो हरमटन है यह सहारा के मरुस्थल में उत्तर पूर्व से पूर्व पश्चिम की ओर चलने वाली गर्म हवा है। गिन्नी तट का मौसम है वो काफी खराब हो जाता है, तो जब ये हवा आती है तो नमी को नष्ट कर देती है, इसलिए वहां पर इसे डॉक्टर कहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। फ्रेंड्स हम जो प्रश्न बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि लास्ट में हमें वो इससे संबंधित आपको एक प्रश्न पूछेंगे, तो उस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और वो प्रश्न है वो बिना किसी ऑप्शन के होगा। सिराको हवा को अन्य देशों में नाम है, एक सिराको हवा चलती है, आपको बताना है कि सिराको हवा, बता देता हूं आपको इसके बारे में। पहले सिराको हवा जो है वो सहारा मरुस्थल के अंदर चलती है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जाती है, गर्म और शुष्क धूल भरी हवा होती है। इसके अन्य अलग अलग देशों में अलग अलग नाम, आपको बताना है कि कौन सा नाम है वो इसका है। खमसिन, ये सही है फ्रेंड्स, सिराको को मिस्र के अंदर खमसिन कहते हैं। गिबली, ये भी सही है फ्रेंड्स, इसको लीबिया में गिबली कहते हैं। सिमूम या चिल्ली, ये भी सही है फ्रेंड्स, अरब रेगिस्तान में इसको सिमूम कहते हैं, और ट्यूनीसिया में इसको चिल्ली कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। सुमेलित नहीं है, फिर से आ गया। बुरान साइबेरिया में, फ्रेंड्स ये ठंडी हवा का बुरान, फ्राइजेम या सुराजो, मिस्ट्रल, बोरा, ये सारी जो है वो इस प्रकार की हवाएं हैं जिसको आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठंडी हवाएं। बुरान साइबेरिया में, तो फ्रेंड्स बुरान है वो ब्लिजर्ड ही, एक प्रकार की ब्लिजर्ड हवा है जिसको साइबेरिया के अंदर बुरान कहा जाता है। फ्राइजेम या सुराजो ये ब्राजील के अंदर चलने वाली ठंडी हवा, ये भी सही है। मिस्ट्रल मैक्सिको, फ्रेंड्स मिस्ट्रल है वो ध्रुवीय ठंडी हवा है जो रोम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग से खास मैक्सिको और फ्रांस में चलती है। इससे बचने के लिए प्रवाह की दिशा में समकोण पर वृक्ष भी लगाए जाते हैं, तो ये स्पेन और फ्रांस में चलती है, ना कि मैक्सिको में। तो आपका उत्तर है से बोरा। बोरा इटली के अंदर चलने वाली ठंडी हवा है, जिसकी गति जो है इटली के अंदर चलती है। ये काफी ठंडी हवा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जो इससे सबसे ज्यादा इटली प्रभावित होती है, और इसकी गति भी मिस्ट्रल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट, लेवेंटर ठंडी हवा चलती है। लेवेंटर एक प्रकार की ठंडी हवा है, आपको बताना है कहाँ चलती है, स्पेन में, रूस में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो लेवेंटर है वो दक्षिणी स्पेन में चलती है। कौन सी एक गतिजन्य पेटी है? फ्रेंड्स ताप पेटियों को 4 भागों में बांटा गया है, और उन 4 भागों के 7 पार्ट है वो किए गए हैं। आपको ये बताना है कौन सी एक गतिजन्य पेटी है। तो इनमें जो 4 भाग है उनमें से 2 गतिजन्य हैं और 2 जो हैं वो तापजन्य हैं। तो भूमध्य रेखा वाले और ध्रुव वाले वो तो तापजन्य हैं, जबकि बीच के जो भाग है वो गतिजन्य हैं। तो आपको इसमें बताना है डोल्ड्रम ये भूमध्य रेखा का होता है, और ये जो भाग है डोल्ड्रम पेटी भूमध्य रेखा की होती है, और ये जो भाग है वो तापजन्य है। ध्रुवीय मैंने अभी बताया, ये भी तापजन्य है। अश्व अक्षांश, फ्रेंड्स अश्व अक्षांश जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहते हैं। यह गतिजन्य पेटी है, जबकि भूमध्य रेखीय पेटी डोल्ड्रम पेटी एक ही है जो कि तापजन्य है। तो ध्रुवीय और डोल्ड्रम पेटी है वो तापजन्य है, जबकि उपोष्ण उच्च दाब या अश्व अक्षांश या फिर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, ये दोनों गतिजन्य पेटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमेट्रिक ढाल किसे कहते हैं? दाब प्रवणता को, दाब का अधिक बढ़ना, दाब का औसत रहना या दाब का कम होना। आपको ये बताना है
बैरोमेट्रिक ढाल किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल कहते हैं और इसी दाब प्रवणता के कारण फ्रेंड्स हवाएं चलती है। जुलाई में कौन सी समदाब रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 1000 मिलीबार, 1200 मिलीबार, 1300 मिलीबार, 1500 मिलीबार। आपको बताना है भारत के मध्य से कौन सी गुजरती है। तो 1000 मिलीबार जो दाब रेखा है वो एकदम भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता है? आपको ये बताना है कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता है। दाब प्रवणता। फ्रेंड्स, दाब प्रवणता के कारण ही हवाएं चलती है, क्योंकि हवाएं हमेशा अधिक दाब से कम दाब वाले स्थान की ओर चलती है। कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल है वह इस प्रकार का बल है जो पवनों की दिशा को विक्षेपित कर देता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं दिशा में। तो इसकी वजह से भी पवनें प्रभावित होती है। अभिकेंद्रीय त्वरण, वायु का जो वक्रपथ घूर्णन होता है उससे अभिकेंद्रीय त्वरण है वो स्थिर, हवाएं स्थिर हो जाती है, इसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। जबकि देशांतरीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है वो अधिक मात्रा में पवनों को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका उत्तर होगा देशांतरीय स्थिति। नेक्स्ट है एल्यूशन निम्न दाब पेटी का जो विकास है वो कहाँ हुआ? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में। एल्यूशन निम्न दाब पेटी। तो फ्रेंड्स, उपध्रुवीय वायुदाब की जो निम्न पेटी है वह अटलांटिक महासागर में भी है और प्रशांत महासागर में भी है। अटलांटिक महासागर के अंदर इसको जाना जाता है आइसलैंड निम्न वायुदाब पेटी, जबकि प्रशांत महासागर में इसको कहते हैं एल्यूशन निम्न दाब पेटी। तो इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाएं किस दिशा में चलती है? उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ हवाएं हैं वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलती है। ये हवाएं हैं इस तरह से बनाती है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाएं पहले तो आती है व्यापारिक, उसके बाद पछुआ आती है और ऊपर ही ऊपर ध्रुव होती है। तो ये किस दिशा की ओर चलती है? पछुआ पश्चिम से चलेगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इस तरह से चलती है ये, इस तरह से। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। हवा के चलने का मुख्य कारण है दाब प्रवणता, दाब का अधिक बढ़ना, दाब का औसत रहना, दाब का कम होना। तो अभी हमने बात की थी हवाओं के चलने का मुख्य जो कारण है वो दाब प्रवणता है। हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब वाले स्थानों की ओर चलती है। नेक्स्ट, कौन सी पवनें स्थायी होती है? आपको ये बताना है कि स्थायी पवनें कौन सी होती है जो हमेशा चलती है, कभी अपना मार्ग नहीं बदलती। प्रचलित पवनें स्थायी पवनें होती है या भूमंडलीय पवनें स्थायी पवनें होती है या ग्रही पवनें स्थायी पवनें होती है या सभी स्थायी पवनें होती है? तो फ्रेंड्स, ये जो है सभी पवनें स्थायी पवनों के ही उपनाम है, तो इसका उत्तर होगा ये सभी। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रिक फिल्डर किसे कहा जाता है। हर्मटन जो कि एक डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है, उसे ही ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर कहा जाता है, क्योंकि जब ये गिनी तट पे आती है तो अत्यधिक हुमस वाले मौसम को शांत कर देती है, शुष्क कर देती है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलती है, इसलिए वहां इसको डॉक्टर कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। दक्षिणी दोलन और एल नीनो का संयुक्त रूप क्या है? दक्षिणी दोलन और एल नीनो। फ्रेंड्स, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसके कारण भारतीय मानसून में विलंब होता है या स्थिलन होता है, जबकि प्रशांत महासागर में वायुदाब का परिवर्तन होना है वो दक्षिणी दोलन कहलाता है। यदि ये दोनों क्रियाएं साथ होती है तो इनको बोलते हैं
ENSO, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, एल नीनो दक्षिणी दोलन। एल नीनो का हो जाएगा EN एल नीनो, जबकि SO का हो जाएगा साउथ ऑसिलेशन। ये आपके प्रश्न है। आपका लास्ट प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। इसी में मैंने आपको बताया है, ब्लिजर्ड को साइबेरिया में किस नाम से जाना जाता है? ब्लिजर्ड हवा है, आपको बताना है उसे साइबेरिया में किस नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।